third lecture on the Companies Act 1956. In this lecture, we will discuss about the next two stages of the incorporation of a company. In our previous lecture, we discussed about the first two stages of the incorporation of a company, in which we discussed about the promotion stage and the registration of a company stage, and in which we discussed about the certificate of incorporation. And now we are going to start with the third stage in the incorporation of a company, which is named as the capital subscription and the flotation stage. हमेशा ध्यान रखिएगा, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको स्टार्टिंग की दो स्टेज पूरी करनी पड़ती हैं, एंड वंस दे गेट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इमीडिएटली दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस. बट इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी they have to go with the third stage named as capital subscription and a flotation stage. Now what is this stage? ये stage है क्या? कहते हैं जो पब्लिक कंपनीज होती हैं they normally invite the general public just to take the shares of them, just to issue the capital, just to have the money with them. They have the right, they can invite the general public by issuing their equity shares. So in this stage they try to issue the capital, and for that जो भी लोगों को वो इनवाइट करेंगे दे आर कॉल्ड एज द इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है सेबी. इट इज नेम्ड एज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं. हर कंपनी को पब्लिक को इनवाइट करने से पहले इन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है. अगर कोई पब्लिक कंपनी कैपिटल रेज करना चाह रही है बाय गिविंग द इनिशियल पब्लिक ऑफर, पब्लिक को कुछ ऑफर करना चाह रही है, तो जो उस पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनको सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस बनानी पड़ती है, और वो जो प्रोस्पेक्टस है सबसे पहले आरओसी के पास फाइल करनी पड़ती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करनी पड़ती है. फिर एक स्केड्यूल्ड डेट रखी जाती है, और जब प्रोस्पेक्टस जो है वो जनरल पब्लिक के लिए इशू होती है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो जनरल पब्लिक हैं जो उस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, दे कैन अप्लाई with the help of the application along with the application money to the bankers of the company. कंपनी अपने बैंकर्स जो होते हैं उनको प्रोस्पेक्टस में ही अनाउंस कर देती है, तो बैंकर्स के पास जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं. कहते हैं अगर सब्सक्राइब कैपिटल कंपनी की 90% हो तभी वो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर सक्सेसफुल माना जाता है. लेट मी रीड. इफ द सब्सक्राइब कैपिटल इज एटलीस्ट इक्वल टू 90% ऑफ द कैपिटल इशू and other requirements of a valid allotment are fulfilled, the director pass a formal resolution of allotment. However, if the company does not receive applications which can cover the minimum subscription, which is 90%, within 120 days of the issue of the prospectus, no allotment can be made and all money received will be refunded. For example, मैंने 10,000 shares at the rate of rupees 100 each, दैट मीन्स 10 लाख रुपीज के लिए एक आईपीओ निकाला है एंड वी आर अ पब्लिक कंपनी. अगर हमारे 10,000 शेयर्स में से 9,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाती है, सो दैट मीन्स विद इन 120 डेज मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाता है, एप्लीकेशंस आ जाती है 9,000 शेयर्स के लिए, दैट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड 90% लिमिट, देन अवर this kind of the IPO would be successful. We can pass as the directors of formal resolution and we will be successful in that IPO. लेकिन अगर 9,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन नहीं आती है तो वहां पर हम शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते हैं एज द डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी. कोई अलॉटमेंट नहीं होगा, और जो भी एप्लीकेशंस हमारे पास आई थी अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी, वो पैसा हमें जितने भी लोगों ने पैसा दिया था उनको रिफंड करना पड़ेगा. सो दीज आर द रूल्स ऑफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन. कहते हैं जो भी पब्लिक कंपनी होती हैं उनको कोई भी पब्लिक इशू निकालने से पहले एक प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है, और वही प्रोस्पेक्टस जनरल पब्लिक को भी इशू किया जाता है. कई बार ऐसा होता है कि अगर कंपनीज चाहें, वो अगर कंपनीज जो हैं वो अपने शेयर्स कोई पब्लिक को इशू नहीं करना चाह रही हैं, उनका कोई प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाह रही हैं, कुछ ही लोगों को इन्वाइट करना चाह रही हैं, तो वहां पर उनको बड़ी सी प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है. उसके बजाय वो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस भी दे सकती हैं. अब ये स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इज अ काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच इज लाइक द प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस थोड़ा बड़ा होता है, इसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है. स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस उतना ज़्यादा फॉर्मल और बड़ा नहीं होता है. स्टेटमेंट ऑन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस को प्रिंट करने की कॉस्ट कम आती है, प्रोस्पेक्टस को प्रिंट करने की कॉस्ट ज़्यादा आती है. इसलिए जब कंपनीज बहुत बड़ा कोई आईपीओ ना निकाल रही हों, कुछ ही लोगों को
शेयर्स देने के लिए सोच रही हों, कोई जनरल पब्लिक को इशू ऑफर नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ पर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस से भी काम चलाया जा सकता है। कहते हैं जो कंपनी अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल विच डज नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस और विच हैज इशूड ए प्रोस्पेक्टस बट हैज नॉट प्रोसीडेड टू अलॉट द शेयर्स। अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया था लेकिन शेयर्स अभी तक अलॉट नहीं किए हैं पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, तो ऐसी कंपनीज को प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं होती है, रादर देन दे कैन इशू द स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। नाउ द लास्ट स्टेज दैट इज द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, आपको बताया गया था, जैसे ही उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। लेकिन जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनको एक और सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है वो आरओसी के द्वारा मिलता है और ये सारी कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं, उसके बाद ही सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल सकता है। सबसे पहले जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं या प्रमोटर्स हैं उनको प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस की कॉपी देनी पड़ेगी। एक प्रूफ देना पड़ेगा कि हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया है आईपीओ के लिए, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो हमने निकाला था। उनको एक ये भी डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि दैट डायरेक्टर्स जो हैं कंपनी के, उन्होंने क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीद लिए हैं। एक अलॉटमेंट का रिटर्न भी देना पड़ता है कि हमारी कंपनी में जो अलॉटमेंट है शेयर्स का वो इस तरीके से हुआ है और ये उन लोगों के नाम हैं जो कंपनी में शेयर होल्डर्स बनना चाह रहे हैं, इन लोगों ने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने इनको इतने शेयर्स दिए हैं। तो सारी डिटेल्स उस रिटर्न में आएगी। देन एक डिक्लेरेशन दी जाती है कि that company has completed all the necessary legal formalities which are like there to be dealt with the recognized stock exchange। और सबसे लास्ट में एक स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन दी जाती है फॉर्म नंबर 1A में, जिसमें कहा जाता है अ डिक्लेरेशन ड्यूली वेरीफाइड बाय वन ऑफ द डायरेक्टर्स और द सेक्रेटरी, कि जितनी भी ऊपर रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं वो सब हमने पूरी कर ली हैं। जब रजिस्ट्रार को ऐसा लगे कि कंपनी ने सारी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं, देन द रजिस्ट्रार कैन इशू द सर्टिफिकेट दैट इज नेम्ड एज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जैसे ही ये सर्टिफिकेट किसी कंपनी के हाथ में आता है, दैट पब्लिक कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस नाउ। Always remember that to be a private company, only first two stages are important, but to be a public company, they have to just go with all the four important stages. Now, that was all the procedure of the incorporation of company which was given as per the Companies Act 1956। लेकिन जैसे आपको पता है कि जो कंपनीज एक्ट 1956 है उसको अमेंड कर दिया गया है, अब कंपनीज एक्ट 2013 आ गया है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, सो यू ऑलवेज हैव टू चेक वेदर दे आर आस्किंग इट अबाउट द कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013। अगर कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है तो आप वो चारों स्टेजेस बता देंगे। अगर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है तो आपको इस तरीके से कुछ स्टेप्स उसमें और ऐड करने पड़ेंगे। यू हैव टू डिफाइन इट लाइक दिस। सबसे पहले अगर कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें तो अब कंपनी को रजिस्टर करना आसान हो गया है। कंपनी को रजिस्टर किया जा सकता है इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करके। सबसे पहले जो हैं, जो भी प्रमोटर्स हैं जो कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, एक्चुअली दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू द सेकंड स्टेप। अभी मैंने आपको सेकंड स्टेज जो बताई थी, इनकॉर्पोरेशन स्टेज एज पर द कंपनीज एक्ट 1956, उसी सेकंड स्टेज को इन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पूछने के लिए आता है, सो यू हैव टू गिव ऑल दी स्टेप्स, आपको ये वाले स्टेप्स देने पड़ेंगे। कहते हैं कि सबसे पहले जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं उनको एटलीस्ट 6 नाम देने पड़ेंगे और जिस प्रेफरेंस में वो नाम चाहते हैं, जो सबसे सुंदर उनको अच्छा नाम लग रहा है, सबसे पहले नाम नंबर पर आएगा वो, तो इन ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस दे कैन गिव द 6 नेम्स। जब ये नाम दिए जाते हैं तो ये ध्यान में रखा जाता है कि उस नाम की पहले से कोई और कंपनी ना हो, या जो भी नाम दिए जा रहे हैं वो प्रिवेंशन ऑफ एम्बलम्स एंड नेम्स, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट को वायलेट ना करते हों और उसके अकॉर्डिंग ही सोचने समझने के बाद ही नाम दिए गए हों। अप्लाई टू द कंसर्न्ड आरओसी टू असरटेन द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्म इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 1A। अब सब कुछ डिजिटल हो गया है तो कंपनीज जो होती हैं वो भी डिजिटली रजिस्टर की जा सकती हैं एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। तो जो भी आपके एरिया का आरओसी है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 1A में, जस्ट टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द नेम। देन इसके साथ आपको एक 500 रुपये की फीस लगानी पड़ेगी, फॉर्म के ऊपर अपने डिजिटल सिग्नेचर्स करने पड़ेंगे। आफ्टर द नेम अप्रूवल, अगर नाम अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के या जो प्रमोटर्स हैं उनको 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स भरने पड़ते हैं विद इन 60 डेज ऑफ द नेम अप्रूवल, दैट इज फॉर्म नंबर 1, 18 एंड 32।
और उसके बाद उनको एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स बनवाने पड़ेंगे कुछ सॉलिसिटर्स की हेल्प को लेकर, और ये भी आरओसी के पास फाइल करने पड़ते हैं। अरेंज फॉर स्टैंपिंग ऑफ द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के ऊपर प्रॉपर स्टैंप लगी होनी चाहिए, स्टैंपिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उनको आरओसी के पास फाइल कर सकते हैं। गेट द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स साइंड बाय एटलीस्ट 2 सब्सक्राइबर्स, अगर आप प्राइवेट कंपनी खोलना चाह रहे हैं तो उन मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को कम से कम 2 लोगों ने साइन किया हो। अगर पब्लिक कंपनी खोलना चाह रहे हैं तो कम से कम 7 लोगों ने उसको साइन किया हो। ये हमेशा इंश्योर कर लीजिए कि जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल इज डेटेड ऑन अ डेट आफ्टर द डेट ऑफ द स्टैंपिंग, जो स्टैंप की डेट है उसके बाद ही मेमोरेंडम और आर्टिकल को बनाया गया हो, डेट किया गया हो। कहते हैं फिर आप एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो पोर्टल है वहाँ पर लॉग इन कीजिए। आप ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स आपको मिलेंगे, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 18, फॉर्म नंबर 32, ये सब आपको फॉर्म्स फिल करने के बाद इसको सबमिट करना पड़ेगा। उसके ऊपर अपने डिजिटल साइन लगाने पड़ेंगे, रिक्विजिट फीस पे करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फीस, और उसके बाद एक फिजिकल कॉपी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भेजनी होगी। जब आप ये सारा काम कर लेंगे और अगर रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि दैट यू हैव कंप्लीटेड ऑल द नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज, तो एक सारी की सारी प्रोसेसिंग होने के बाद, आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ द फॉर्म इज कंप्लीट, अ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी इज जनरेटेड, ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम आरओसी, आरओसी आपको एक सीओआई दे देता है, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये तो हुआ प्राइवेट कंपनी के लिए। लेकिन अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है आपकी, तो उसके लिए आपको जैसे पहले बताया गया था कुछ और एक्स्ट्रा स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। आपको एडिशनली एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 20 भरना पड़ता है, जिसमें आप स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस को भेजने की बात कर रहे हैं। अगर फॉर्म नंबर E20 नहीं भर रहे हैं तो आपको फॉर्म नंबर 19 भरना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 19। फॉर्म 20 स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस के लिए है और फॉर्म 19 आपका प्रोस्पेक्टस के लिए है। जब आप ये सब भर देंगे तो आपको जो रजिस्ट्रार हैं, अगर उनको तसल्ली हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाते हैं वो कि आपने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं, तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दे देते हैं। इसके अलावा कुछ और एडिशनल स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं पार्ट 9 कंपनी को। अब पहले बात हो कि पार्ट 9 कंपनीज कौन सी होती हैं। जो कंपनीज रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, दोज हु आर लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी and the unlimited liability companies, they are called as a part 9 companies। पार्ट 9 कंपनीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 37 एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 39 भी भरना पड़ता है, फॉर्म नंबर 1, 18 और 32 के अलावा। और जब वो ये सारे फॉर्म्स भर देते हैं, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 1 फर्स्ट। सबसे पहले फॉर्म 1 जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ नेम का फॉर्म भरा गया था, फॉर्म 18, फॉर्म 32, फॉर्म 37, फॉर्म 39, ये सारे फॉर्म्स भरने के बाद आप उन सबको फाइल करने के बाद आरओसी के पास भेज सकते हैं और आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दे देंगे। सो दीज ऑल आर द वेरियस स्टेप्स विच आर कवर्ड बाय द न्यू कंपनीज एक्ट 2013। तो अब आप दोनों तरीके से आपको इनकॉर्पोरेशन करना आ गया है। अगर 1956 के अकॉर्डिंग है तो वो चारों आपको स्टेजेस लिखनी होगी, अगर 2013 के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो आपको ये सारे स्टेप्स वहाँ पर बताने पड़ेंगे। ये सारे स्टेप्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट से, दिस इज द सोर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, वहां से ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कंपनी डॉक्यूमेंट्स। कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहलाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबसे पहला स्टेप है किसी कंपनी को फॉर्म करने के लिए। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाता है। इट इज द चार्टर ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का उसके आउटसाइड वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है या कंपनी की एक्टिविटीज का स्कोप क्या है उसके बारे में बताता है। मेमोरेंडम जो होता है वो टेबल BCDE के अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है। जो मेमोरेंडम होता है उसको प्रॉपरली प्रिंट किया जाता है और उसके ऊपर अगर वो पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 लोगों ने उसको साइन किया हो, और अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 लोगों ने उसको साइन किया हो। मेमोरेंडम जो होता है उसके अंदर 6 इंपॉर्टेंट क्लॉज होते हैं, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, the liability clause and the association